नमस्कार दोस्तों। हम जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़ रहे थे जिसमें कुछ चैप्टर्स कुछ चीज़ें बाकी थी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो आपको पढ़ने में परेशानी होती, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बना दिया, ठीक है? तो जनसंख्या की ऊँचाई का जो सिद्धांत है वो उसमें डाल्टन का सिद्धांत है, ठीक है? जनसंख्या की ऊँचाई का सिद्धांत यानी आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। और डाल्टन ने जनसंख्या के बारे में बताया कि जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती है और तब तक बढ़ती है, एक निश्चित बिंदु होता है किसी भी जनसंख्या के बढ़ने का। अगर एक इसको फिगर के रूप में लें तो अगर इसको हम प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखें और इसको हम जनसंख्या के रूप में देखें तो यहाँ से देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और आगे बढ़ी और ऊपर गई और जाने के बाद क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है जनसंख्या का और इस बिंदु के ऊपर अगर जनसंख्या बढ़ी तो केवल जनसंख्या बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति नहीं ज़्यादा होती, यानी अर्निंग नहीं होती, वो जनसंख्या केवल बढ़ती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो एक आदर्श बिंदु के ऊपर जब जनसंख्या बढ़ती है तो वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक होता है ना? तो यही बात है कि उन्होंने एक आदर्श जनसंख्या की बात की, इसको अभी हम फिगर से और अच्छा समझेंगे। उन्होंने कहा है कि उच्चतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम दे, ठीक है, अधिकतम वृद्धि करे प्रति व्यक्ति आय में। और आदर्श स्थिति से जनसंख्या का बढ़ना या घटना, इसे डाल्टन ने अव्यवस्था कहा। यानी जैसा कि उन्होंने बताया कि ये आदर्श अगर बिंदु है, इससे भी ज़्यादा अगर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे केवल जनसंख्या बढ़ेगी और समाज के जो संसाधन है उसका वो लोग यूज करेंगे लेकिन कुछ अर्निंग नहीं करेंगे, तो ये क्या है, ये अव्यवस्था है, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति है, ठीक है। तो डाल्टन ने एक निश्चित बिंदु तक जनसंख्या बढ़ाने की सलाह दी कि आप जनसंख्या बढ़ाइए लेकिन वहीं तक बढ़ाइए जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके। यदि उससे ज़्यादा उस बिंदु के ऊपर, उस आदर्श स्थिति, उस उच्चतम बिंदु से ऊपर अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो ये देश के लिए घातक है, ठीक है। ठीक है, देखिए डाल्टन ने एक बात और बोली है कि ये कैसे पता चलेगा कि जनसंख्या जो है वो उस बिंदु तक पहुँच गई है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि अगर उस बिंदु के ऊपर भी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय उतनी ही है जितनी कि आदर्श स्थिति के बिंदु तक होता है, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही, अर्निंग नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि जो बिंदु है वो बिंदु को क्रॉस कर रहा है, तो उसके बाद हमको जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। जनसंख्या हमको वहीं तक बढ़ानी चाहिए जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके, ठीक है। आदर्श स्थिति से ऊपर जो होती है जनसंख्या बढ़ती है तो देश के लिए बहुत ही वो नुकसानदायक होता है, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। और आदर्श स्थिति ऐसी नहीं कि कोई एक निश्चित स्थान बना हुआ है कि हाँ यही आदर्श स्थिति है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है बिंदु आदर्श स्थिति, तो ये बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है कि हो सकता है यही आदर्श स्थिति हो, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, इसको भी आदर्श, यानी वहाँ तक भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। तो इसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता कि हाँ यहीं पर ये बिंदु है, ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब देखिए कैनन का सिद्धांत है। कैनन ने जनसंख्या वृद्धि को श्रम के साथ जोड़ा है। तो देखिए डाल्टन की थियरी को हम यहाँ पे समझते हैं। डाल्टन ने जो बताया कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है और ये जो है वो जनसंख्या होती है, ठीक है। तो अंडर पीपल यानी ये जो है वो अंडर पीपल है, यानी जनसंख्या के बिंदु से पहले के लोग हैं, ठीक है, ये जो हैं। और ये जो होता है वो ओवर है, यानी बिंदु के बाहर, बिंदु को क्रॉस करने के बाद जब जनसंख्या बढ़ती है तो वो क्या होती है, जनसंख्या ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हमारा अंडर पॉपुलेशन है, ये जो है बिंदु है आदर्श, और ये ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, ठीक है, सॉरी, जनसंख्या बढ़े लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम बिंदु ए और बी को लें तो ये क्या है, ये अंडर पॉपुलेशन है, यानी इसके बाद भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है, तो जनसंख्या बढ़ाने में कोई डर नहीं है। लेकिन एम और एन का जो बिंदु है ये क्या है, ये अधिकतम है। जनसंख्या का जो संख्या है, जनसंख्या का जो प्रतिशत है, इससे ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन होगा। और जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे वो क्या होंगे, वो कुछ अर्निंग नहीं करेंगे, वो केवल संसाधनों का यूज करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे और इससे समाज का विघटन होगा, ठीक है। तो जनसंख्या हमको बढ़ानी चाहिए केवल वहीं तक जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता है, समाज का विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थियरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए कैनन का सिद्धांत भी डाल्टन के ही जैसा है, लेकिन डाल्टन ने प्रति व्यक्ति आय की बात की जबकि कैनन ने श्रम की बात की, ठीक है। तो फिगर वही बनेगा आपका कि जनसंख्या बढ़ रही है और एक ऐसे बिंदु तक बढ़ रही है जहाँ तक श्रम बढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये अंडर पॉपुलेशन है। अंडर पॉपुलेशन में श्रम जो है, इस श्रम को और ज़्यादा बढ़ा, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो श्रम बढ़ता है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है, जनसंख्या केवल बढ़ रही है लेकिन श्रम नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को वहीं तक बढ़ाइए जहाँ तक श्रम बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ने के लिए एक निश्चित बिंदु तक ही श्रम, व्यक्तिगत आय जो होती है हमारी वो बढ़ती है, इसके बाद घटना शुरू हो जाती है। तो कैनन ने भी यही बोला कि जनसंख्या को बस वहीं तक बढ़ाना चाहिए जहाँ तक हम श्रम को बढ़ा सके, उत्पादन को बढ़ा सके। जिस बिंदु के बाद श्रम जो है वो घटना शुरू हो जाता है वह आदर्श बिंदु होती है। उसके बाद जनसंख्या बढ़ाना देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए घातक है। तो देखिए 17 नंबर का जो थियरी है वो है जनांकिकी बदलाव का सिद्धांत, यानी इसको जनांकिकी संक्रमण का भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत में क्या है कि 1929 में अमेरिका के जनसांख्यिकीविद थे वारेन थॉम्पसन, उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। माल्थस के बाद सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है और ये सन याद रखिएगा कि कब ये बना, ठीक है। और ये किसने लागू किया, इसको किसने बनाया था, तो वो वारेन थॉम्पसन थे, ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने देखिए जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके वहाँ पे जा जाकर उन्होंने 200 वर्षों में जो फैक्ट्रियों में जो बदलाव आए थे उन बदलावों का निरीक्षण किया, उसकी लिस्ट बनाई उन्होंने, उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। एज ए रिजल्ट जो उनका ऑब्जर्वेशन था उसके रिजल्ट के रूप में इस सिद्धांत को उन्होंने दिया था, ठीक है। उन्होंने 3 स्तरों में बांटा हुआ है इसको, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखिए प्रथम अवस्था कौन सी है, प्रथम अवस्था वह अवस्था है जिसमें जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। यानी जो पिछड़े देश है, जैसे अफ्रीका की जनजातियां हैं और भी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्या है कि उनको कुछ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, कोई उनको चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। तो जन्म दर को कैसे कम किया जाए और मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों को अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिले, कैसे इनकी सारी बीमारियाँ दूर हों और मृत्यु दर कम हो, ठीक है। तो ये जो पिछड़े हुए देश होते हैं, जैसे आप ले लेंगे पाकिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, सीरिया, लद्दाख और इस टाइप के जो देश हैं, ठीक है। तो वो सारे देश क्या हैं, वो पिछड़े हुए देश हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो उसके लिए वहाँ पे क्या है, जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। जन्म दर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, उनको परिवार नियोजन के साधन नहीं पता है, और मृत्यु दर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनको जीवन को बचाने के साधन नहीं पता है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो पिछड़े हुए जो देश हैं वो प्रथम अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि जो पिछड़े हुए देश यानी जो भारत से पिछड़े हुए देश हैं वो किस अवस्था में आएंगे, तो प्रथम अवस्था है, ठीक है। तो भारत किस अवस्था का उदाहरण है, द्वितीय अवस्था, ठीक है। कैसे है, क्योंकि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है। यहाँ पे जन्म दर बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का ही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। और मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति से यहाँ के डॉक्टर्स जो है वो परिचित हैं, तो लोगों की जानें जो है बचा ली जाती हैं। द्वितीय अवस्था भारत, ठीक है। तृतीय अवस्था में देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट, यानी जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। जैसे विकसित देश हो गए, यूरोपियन देश हो गए, अमेरिका हो गया, ठीक है, और इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। तो इस तरह के जो देश है, रूस में देखिए जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि अभी आपने जनांकिकी के बारे में काफ़ी सिद्धांत पढ़ा ना कि जो ज़्यादा धनी होते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धन का विकास बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छे धनी लोग रहते हैं, तो ये ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि उससे उनके काम में रुकावट ना आए और थोड़ा सा वो लोग इस टाइप से रहते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए, ठीक है। तो जनसंख्या ज़्यादा न बढ़ाने की मानसिकता उनके अंदर रहती है और मृत्यु दर भी इसलिए कम है क्योंकि चिकित्सा पद्धति इनके यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित है, अपने भारत से भी ज़्यादा विकसित है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है। तृतीय अवस्था में जो विकसित देश हैं वो सब आ जाएंगे। तो देखिए तीनों अवस्थाएं जो है वो स्वस्थ अवस्थाएं नहीं हैं, यह अवस्था जो है उस देश के लिए नकारात्मक है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि क्या ये तीनों अवस्थाएं समाज के लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये तीनों ही अवस्थाएं समाज के विघटन की अवस्थाएं हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले अवस्था में पिछड़े हुए देश हैं, दूसरी अवस्था में जो कुछ विकसित देश हैं, और जो लास्ट अवस्था होती है उसमें बहुत अधिक जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश हैं वो सब आ जाएंगे। तो तीनों ही अवस्थाएं समाज के लिए नकारात्मक है, समाज के लिए नुकसानदायक हैं। ये समाज के विघटन की अवस्था याद रखिएगा, ठीक है। तो वारेन थॉम्पसन ने जो जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया, उनकी तीनों ही अवस्थाएं समाज के लिए नुकसानदायक है।
ब्लैकर ने 5 स्तरों की बात की और कार्ल सैक्स ने 4 स्तरों की। तो देखिए ब्लैकर और कार्ल सैक्स का केवल पूछा जाता है कि कितने स्तरों की बात की है, और इनसे रिलेटेड थियरी इनकी नहीं पूछी जाती, कुछ और, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। भारत में जनसंख्या संबंधी जो मॉडल अपनाया जाता है वो कोयल हूवर का मॉडल अपनाया जाता है, ठीक है। प्रव्रजन का मतलब जानते ही हैं, किसी भी एक स्थान पे जाकर, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर 1 सप्ताह या फिर उससे अधिक के अधिवास को हम प्रवास कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पर्यटन शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कि जैसे मान लीजिए कहीं हम घूमने गए, घूम फिर के चले आए, वहाँ पे हम रहे नहीं, तो क्या है, वो प्रवास नहीं कहलाएगा। प्रवास का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाके वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कारक होते हैं, ढकेलते कारक और खींचते कारक। ढकेलते कारक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी मजबूरी होती है उस जगह पर जाना, ठीक है। जैसे अभी हम बहुत संपन्न हैं, गांव में अपने रहते हैं और हम अच्छे से खेती करते हैं, पूरा पूरा हरे भरे खेत में रहते हैं, ठीक है। तो सरकार ने तुरंत आदेश दे दिया कि यहाँ पे सड़क बनेगी, या फिर यहाँ पे बांध बनेगा, या फिर ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये चीज़ें जो हैं बनेंगी, तो आपको ये एरिया खाली करना है। तो इनकी मजबूरी है, उनको खींचा जा रहा है, उनको वहाँ से ढकेला जा रहा है कि यहाँ से आप इस एरिया को छोड़कर चले जाइए। या फिर कोई फैक्ट्री बनती है, फिर कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उनको जाना पड़ता है। उसी तरह से अकाल पड़ा, बाढ़ आई, तो कुछ ऐसी मजबूरी होती है कि व्यक्तियों को अपना एरिया छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। तो वो हो गया उन ढकेलते कारक, जो उनको मजबूरी में जाना पड़ता है। और खींचते कारक का मतलब है कि नगरीय चकाचौंध या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग अच्छी जीवन शैली को अपनाने के लिए जाते हैं शहरों में, ठीक है। तो वो खींचते कारक, यानी उनको अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाना, ठीक है। अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो अपनी इच्छा से जाते हैं। तो खींचते कारक और ढकेलते कारक कई एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। प्रवचन के 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, खींचते कारक और ढकेलते कारक, ठीक है। तो खींचते कारक में क्या होगा, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छा रहन सहन, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इस तरह से ऑप्शंस आ सकते हैं। और ढकेलते कारक में बाढ़ है, अकाल है, युद्ध है, ठीक है। और भी सरकारी जो योजनाएं होती हैं, सरकार ने बाढ़ बनाने की चीज़ें बता दी, ठीक है। और या फिर उस एरिया को सरकार ने ले लिया, कुछ ऐसा होगा कि आपको छोड़ने की मजबूरी हो गई, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो देखिए जनसंख्या संबंधी परिवार नियोजन संबंधी 2 मॉडल हैं, केरल मॉडल और चीनी मॉडल, ठीक है। तो केरल मॉडल का मतलब होता है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि को रोकना है तो लोगों को साक्षर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षा दीजिए। जब ज़्यादा शिक्षा वो ग्रहण कर लेंगे तो उनको जनसंख्या वृद्धि की हानि और लाभ स्वयं पता चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या को कम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो मॉडल है वो अमर्त्य सेन ने दिया था, ये फेमस अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने माल्थस का विरोध किया है और कंडोरसेट एक थिंकर थे, उनका उन्होंने समर्थन किया है, ठीक है। चीनी मॉडल में देखिए क्या है, चीनी मॉडल में जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निजात पाने के लिए 1978 में चीन में परिवार नियोजन को मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य है और उसमें चीज़ें बताई गई हैं कि हमको वनों की रक्षा करनी चाहिए, हमको जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमको सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को हमको नष्ट नहीं करना चाहिए, देश के प्रति हमको वफादार रहना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चीनी मॉडल में ये जोड़ दिया गया कि अब हमको कम बच्चे पैदा करने चाहिए। ये 1978 में जोड़ा गया था। इसको और आगे देखते हैं। तो चीन के उप प्रधानमंत्री थे 1980 में, उन्होंने यावो इलिन नाम था, ठीक है। चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था यावो इलिन। उन्होंने कहा, एक नारा दिया था कि प्रति व्यक्ति एक संतान, यानी हर व्यक्ति की बस एक ही संतान हो, इसके लिए उन्होंने नारा दिया था 1980 में, ठीक है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो इतने ज़्यादा मैडनेस पे उतर आए थे कि उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन दिया, दबाव मूलक कारकों का प्रयोग किया, ज़बरदस्ती लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। तो ये जो दबाव मूलक तरीके हैं वो चीनी मॉडल कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए चीनी मॉडल में क्या आता है, चीनी मॉडल में ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कराना, है ना, और बच्चे पैदा न होने के लिए लोगों को पुरस्कार देना कि आप कम बच्चे पैदा करेंगे तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति को मजबूर कर देना कि वो कम बच्चे पैदा करें, ये चीनी मॉडल है। जबकि केरल मॉडल क्या है, केरल मॉडल साक्षरता दर को बढ़ाकर जन्म दर को कम करना चाहता है। फिर देखिए प्रजननता, जनन शक्ति, फर्टिलिटी, ये सब एक ही है, ठीक है। तो फर्टिलिटी आपके चैप्टर में होगा, तो उसमें आप देख लीजिए कि बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसको प्रजननता या फिर जनन शक्ति बोलते हैं, ठीक है। जनन क्षमता, जनन शक्ति या फिर प्रजननता बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रजनन दर और प्रजननता में अंतर बताया था, जो पहला इसका पार्ट बना था उसमें, तो आप देख लीजिएगा।
मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 व्यक्तियों के पीछे मृत्यु कितनी हुई है, ठीक है? तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें मैंने अभी मेंशन नहीं किया है क्योंकि अभी एक-एक वायरस आता ही जा रहा है, तो जब ये वायरस का पूरा चक्कर ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, आप लोग क्या कीजिएगा कि जो मृत्यु दर हुई है मृत्यु जो हुई है कोविड-19 से, तो इसका परसेंटेज आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और 2020 में, 21 में और 19 में कितना ज़्यादा मृत्यु दर था, मृत्यु संख्या क्या थी, ठीक है? और विकास दर क्या था, उसका परसेंटेज क्या था, ये सारी चीज़ें आपको नेट से सर्च करके लिखना होगा।